नेक्स्ट हमारे पास जो वन शॉट लेक्चर है दैट इज अबाउट फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन को अब रिवाइज हमने करना है। फोर्स एंड मोशन के अंदर हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े आपको उनका आइडिया है। हमने स्टार्ट किया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने बात की स्पीड वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलेरेशन, फिर फोर्स, फिर मोमेंटम, फिर इम्पल्स, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन और इन द एंड हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करती है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब ये जो फार्मूला जिसको मैं यहां मेंशन कर रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है और उन वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, क्या पता है आपको कोऑर्डिनेट्स, जैसे r1 वेक्टर एक है और r2 वेक्टर एक है। r1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k, और जो r2 वेक्टर उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, a2i प्लस b2j प्लस c2k। ये a b c कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी मूव कर रही है 1 से 2, मतलब हमारी जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, जो चेंज इन पोजीशन है डेल्टा आर, वो किसके इक्वल है, वो r2 माइनस r1 के इक्वल है। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि 1 से 2 हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें इसमें हेल्प करता है। फार्मूला को याद रखिएगा कि d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a2 माइनस a1, जो आपके x कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस, उनका स्क्वायर, प्लस b2 माइनस b1, जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस, फिर उनका स्क्वायर, और प्लस c2 माइनस c1। तो इस फार्मूला को यूज करते हुए आप डायरेक्टली 1 से 2 जब बॉडी मूव करेगी तो जो उसका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होगी या जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज इन सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन के अंदर हम डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो डिस्टेंस हमेशा लेंथ ऑफ द पाथ है, और डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सर्कमफेरेंस की जरूरत पड़ती है। कि जैसे अगर कंप्लीट सर्कल है तो डिस्टेंस आपका 2 पाई आर के इक्वल है। अगर आपके पास हाफ सर्कल है तो आपका डिस्टेंस सर्कमफेरेंस का हाफ है। तो डिस्टेंस के लिए सर्कमफेरेंस चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास बेसिकली वेक्टर मेथड यूज होता है, जो कोसाइन लॉ की फॉर्म में कई दफा होता है, और उसको यूज करते हुए आप डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हो। और हम यहां पर दो शॉर्टकट्स को यूज करेंगे। डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला है आर थीटा, कि अगर आपको एंगल गिवन हो जो बॉडी ने मूव किया, फॉर एग्जांपल बॉडी ए से बी मूव हुई, तो जो एंगल है ए और बी के दरमियान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है, आपको रेडियस पता है, तो आप इस डिस्टेंस डी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा फार्मूला क्या है, 2 पाई आर जो सर्कमफेरेंस की फॉर्म में है डिवाइड बाय एन। कि अगर आपको यह पता हो कि सर्कल के कितने पार्ट्स किए गए हैं तो आप वहां से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 60 डिग्री है तो 60 डिग्री सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, 6। तो 2 पाई आर को आप किसे डिवाइड कर दोगे, 6 से, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस 60 डिग्री का फाइंड हो जाएगा। ये बात हमने लेक्चर में की भी थी। लेकिन अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका शॉर्टकट आपके पास डिफरेंट है। और वो शॉर्टकट क्या है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर, आर क्या है रेडियस, टाइम्स 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। अगर आपको थीटा पता है जो बॉडी ने डिस्प्लेस हुआ, उसको सब्स्टिट्यूट करो तो आपके डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एंगल 90 है, अगर आपका एंगल 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपने cos 90 यहां 0 पुट कर दिया, तो 2 आर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। आर स्क्वायर कैंसिल करोगे अंडर रूट से तो आंसर होगा अंडर रूट ऑफ 2 आर। इस तरह से आप लोग किसी भी एंगल के ऊपर
डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अगर आपको टोटल डिस्टेंस की वैल्यू पता है तो आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। कई दफा टोटल डिस्टेंस आपके पास इंटरवल्स में होते हैं d1 प्लस d2, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपने सिंपली टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तमाम इंटरवल्स का और फिर उसको डिवाइड कर देना है टोटल टाइम से। जैसे एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करो, ऊपर जाने का डिस्टेंस 15 मीटर, वापस आने का डिस्टेंस 15 मीटर, टोटल डिस्टेंस 15 प्लस 15, टाइम कितना है आने और जाने का, ऐड कर दो टोटल टाइम, तो आपके पास एवरेज जो स्पीड है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब चाहे डिस्टेंस इक्वल है अनइक्वल है, चाहे टाइम इक्वल है अनइक्वल है, अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर इसके दो केसेस हमने पढ़े थे। एक था जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल होता है, टाइम अनइक्वल होता है, और दूसरा था जब आपके पास टाइम इक्वल होता है, डिस्टेंस अनइक्वल होता है। तो पहला केस जब आपके पास डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम अनइक्वल है, और दूसरा केस जब आपके पास डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल है और टाइम इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हो, दोनों अनइक्वल हो, तो ऊपर वाला फार्मूला यूज हो सकता है। ये दो केसेस स्पेसिफिक हैं इन दो के लिए। अब क्या है फार्मूला पहले का एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए? अब मैं आपको बताऊंगा वो फार्मूला जो 2 से ज्यादा इंटरवल पे भी अप्लाई होता है। चाहे इंटरवल 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ये होगा 2, बल्कि नहीं लिखेंगे, n लिखेंगे। n आपके नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, डिवाइड बाय 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2 अप टू 1 ओवर vn। तो जितने भी इंटरवल्स हो आप n की वैल्यू फाइंड पुट करके उसको फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने लेक्चर में देखा कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो फार्मूला क्या आता है, 2 टाइम्स v1 v2, 2 टाइम्स v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो इसी फार्मूला को सॉल्व करने से आता है। और अगर आपका टाइम इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल ना हो, तो फिर आपके पास एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए सिंपली स्पीड का सम लेते हैं, जितने भी इंटरवल्स हैं उन तमाम का सम, और नीचे डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ इंटरवल 3 है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, और डिवाइड किसे कर दोगे इससे, 3 से, तो आपके पास एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है फार्मूला, दैट इज अबाउट एवरेज वेलोसिटी। देखो स्पीड फाइंड करने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है तो आप उसको टोटल टाइम से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमारे पास अगर एक सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी एंगल गिवन हो और आप उसकी डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लो, तो उसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम से, तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड हो जाती है। लेकिन अगर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है तो वो डिफरेंट है। जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ये बेसिकली वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी है। इसका जनरल फार्मूला को बता देता हूं कि क्या फार्मूला होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम v1 v2 इंटू कॉज ऑफ थीटा, और ये कोसाइन लॉ की तरह। तो अगर आपको यहां पर ये पता है कि जो दो बॉडीज मूव कर रही हैं उन बॉडीज के दरमियान एंगल क्या है और आपको उनकी वेलोसिटीज की वैल्यूज पता है, तो आप इजीली इस फार्मूला के थ्रू रिलेटिव वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि दो बॉडीज मूव कर रही हैं 0 डिग्री के एंगल के ऊपर, जैसे ये केस होता है कि दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो एंगल 0 है। तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। तो आंसर आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2। ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या लिया जाता है, इनका डिफरेंस। तो ये कहां से आया फार्मूला, ऊपर वाले मेन फार्मूला से। अगर एंगल आपके पास 180 हो, मतलब बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो, जैसे हेड ऑन कोलिजन होता है लाइक दिस। अब ये एंगल 180 है, चाहे एक दूसरे के टुवर्ड्स जा रही हो चाहे एक दूसरे से अवे, तो cos 180 नेगेटिव 1 होता है। उस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा। तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। और अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा, cos 90 0, तो फिर आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पैथागोरस थ्योरम बन जाता है। तो ये मैंने आपको 3 एंगल्स का रिजल्ट बताया। इनके अलावा कोई भी और एंगल हो तो आप उसके लिए कर सकते हो। और 90 का मतलब है कि अगर एक बॉडी नॉर्थ की तरफ जा रही है और लेट से एक बॉडी ईस्ट की तरफ, तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या रिजल्ट आएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी के रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और अगर आपको इसको फोर्स की फॉर्म में कैलकुलेट करना है तो फोर्स ओवर मास। तो ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और इसके अलावा फोर्स की फॉर्म में फोर्स डिवाइड बाय मास, कि फोर्स अगर गिवन है उसको मास से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके अलावा न्यूटन पर किलोग्राम भी हम इसके लिए यूज करते हैं। एक्सेलेरेशन के हवाले से एक बात याद रखिएगा कि जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होती है ये 3 रीजंस की वजह से हो सकती है। ये प्रोड्यूस हो सकती है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो। एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो सकती है ड्यू टू ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जैसे सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, उसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज नहीं होती अगर यूनिफॉर्म है। और तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि दोनों चीजें चेंज हो रही हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही हो और डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एक्सेलेरेशन सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की डायरेक्शन और इवन दोनों के चेंज होने की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकती है। फिर हमने लेक्चर में डिफरेंट केसेस पढ़े थे। डायरेक्शन का सर्कुलर मोशन था, मैग्नीट्यूड का वर्टिकल मोशन था जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ए मोशन अंडर ग्रेविटी पॉजिटिव जी या माइनस जी। इसका मतलब मैंने बताया था कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। और नेगेटिव का मतलब होता है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक और पॉइंट, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये भी आपको बताया था कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज करे एक्सेलरेशन नेगेटिव। क्या हमेशा ऐसा होता है? नो, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन में। कई दफा वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, और ये कब होता है? जब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करे तब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। तो ये केसेस आपको याद रखने हैं जो हमने लेक्चर में पढ़े कि कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सिर्फ स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देती है, और वो भी वेलोसिटी की। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान, ग्राफ की कोई भी शेप हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, कुछ भी है, तो अगर आप उस ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट करो, स्लोप मींस ग्रेडियंट, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम tan ऑफ थीटा, एंड tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइज ओवर रन। तो राइज यहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, बेस यहां पर टाइम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये पॉइंट आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम से याद रखना है। एरिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। फिर ग्राफ के हवाले से जो एक जनरल पॉइंट है वो याद रखिएगा कि जब भी ग्राफ आपके पास वाई एक्सिस को अप्रोच कर रहा होगा लाइक दिस, आपके पास हमेशा स्लोप इंक्रीज कर रही होगी जब भी ग्राफ वाई को अप्रोच कर रहा होगा। और जब भी ग्राफ आपका एक्स को अप्रोच कर रहा होगा, एक्स की तरफ इंक्लाइंड हो रहा होगा, कर्व हो रहा होगा, ये किसको शो करेगा? ये स्लोप के डिक्रीज को शो करेगा। ये 2 पॉइंट आपने याद रखना है, स्लोप का इंक्रीज, स्लोप का डिक्रीज। अगर वर्टिकल लाइन जा रही है इंक्रीज,
अगर हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है तो स्लोप के डिक्रीज को शो करेगा। बाकी जो शेप्स हैं वो हमने लेक्चर में डिस्कस की थी, उनको हम यहां पर रिवाइज नहीं करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो इंफॉर्मेशन देता है, एक स्लोप से और एक एरिया से। स्लोप एक्सेलेरेशन होती है, एरिया टोटल डिस्टेंस होता है। तो जो भी ग्राफ की शेप है, लेट्स से स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ में स्लोप आप कैलकुलेट करो, अगेन स्लोप ग्रेडियंट tan थीटा, राइज ओवर रन, सब बातें वही है पहले वाली। तो राइज ओवर रन मींस परपेंडिकुलर डेल्टा वी बेस डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। और अगर आप यहां पर एरिया फाइंड करते हो टुवर्ड्स टाइम एक्सिस, एरिया अंडर द ग्राफ, दैट इज योर टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस के बारे में हमने बात की थी कि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगर साइंस को इग्नोर कर दें तो डिस्टेंस, और अगर साइन लें पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिर डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया ऑफ द ग्राफ दैट गिव्स अस टोटल डिस्टेंस। तो ये आपके पास हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ग्राफ से रिलेटेड एक दो बातें और याद रखिएगा कि स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव कब होती है। स्लोप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना ये डिपेंड tan थीटा पे कर रहा होता है कि जब आप लाइन ड्रॉ करते हो टेंजेंट, तो आप उसका एक्स एक्सिस से एंगल देखो। अगर tan की वैल्यू पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, अगर tan की वैल्यू नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। तो अगर आपको tan की वैल्यूज पता है, उनके साइंस पता है, तो इजीली आप स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि स्लोप बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हम क्विकली इनको रिवाइज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन 2 टाइम AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर। और फोर्थ इक्वेशन इसको माना जाता है S इज इक्वल टू VT, और ये भी बेसिकली एवरेज होता है। इसको यूं भी लिखा जाता है V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 इंटू T। और V1 और V2 अगर नहीं लिखना तो आप इसकी जगह पर VI और VF भी लिख सकते हो। अब अगर आप गौर से इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखो तो हर इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ ना कुछ एब्सेंट जरूर है। जैसे हम ओवरऑल अगर अपने वेरिएबल्स को देखें तो 5 वेरिएबल्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन और टाइम। तो अगर आप वन बाय वन इन इक्वेशंस को देखो तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या चीज मिसिंग है। फर्स्ट इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, टाइम है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा ही है। तो क्या आप हर इक्वेशन में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीज है और क्या चीज मिसिंग है। और यही स्ट्रेटेजी आप लोग अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हो कि जब भी आपने कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होता है तो आपको अप्लाई कौन सी इक्वेशन करनी है वो डिपेंड कर रही होती है आपके डेटा के ऊपर। कि जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो सेकंड इक्वेशन, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाकी तमाम वेरिएबल्स हैं, तो फिर आपके पास थर्ड इक्वेशन यूज होती है। और फोर्थ इक्वेशन के अंदर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम है, लेकिन एक्सेलेरेशन नहीं है। तो ये राइट चॉइस होती है डेटा को देखकर कि कौन सी इक्वेशन को आपने यूज करना है। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन आप लोग 3 लॉज पढ़ते हो। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, सेकेंड लॉ फोर्स को मेजर करता है, थर्ड लॉ ये बताता है कि फोर्सेस पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट लॉ आपके पास क्या करता है, ये डिफाइन करता है फोर्स को। सेकेंड लॉ आपके पास फोर्स को मेजर करता है। तो फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकेंड लॉ मेजर्स फोर्स, F इज इक्वल टू ma, कि फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और थर्ड लॉ ये बताता है कि फोर्स पेयर्स की फॉर्म में होती है। हर एक्शन के लिए हमारे पास रिएक्शन होगा जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। कौन सा लॉ,
आपके पास मोमेंटम के साथ रिलेट होता है वो सेकंड लॉ, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ होता है वो थर्ड लॉ है। तो ये बातें भी आपने लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड याद रखनी है। फिर लॉज ऑफ मोशन की क्या लिमिटेशन है, कि कब वैलिड होती हैं, इसकी दो लिमिटेशंस हम पढ़ते हैं। नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन वैलिड होती हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मींस नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर एक्सेलेरेशन 0 होती है, और दूसरा ये अप्लाई होते हैं स्लो स्पीड के ऊपर। हाई स्पीड पे रिलेटिविटी थ्योरी अप्लाई होती है, आपके लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। क्लियर? और आपको अगर पूछा जाए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या आंसर दोगे आप? अगर लॉज ऑफ मोशन की जगह इक्वेशंस ऑफ मोशन की लिमिटेशन पूछी जाए तो क्या आपका आंसर होगा कि कब वैलिड होती है इक्वेशंस ऑफ मोशन? इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो आपके पास ओवरऑल लिमिटेशन है वो ये होती है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके पास वैलिड होती हैं कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के ऊपर। नॉन यूनिफॉर्म आपके पास एक्सेलेरेशन हो तो वहां पर ये वैलिड नहीं होती, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन वहां पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं होती, तो वहां पर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई नहीं करते। तो ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होती है, इसीलिए हम वहां पर यूज करते हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स के हवाले से। फोर्स आपके पास टेंडेंसी टू प्रोड्यूस और स्टॉप मोशन है। फोर्स को कैलकुलेट अगर आपने करना हो तो एक फार्मूला सिंपल जो आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आता है, F इज इक्वल टू ma, और इसके अलावा दूसरा फार्मूला फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करने से आता है। तो क्या है फार्मूलाज? F इज इक्वल टू मैस टाइम एक्सेलेरेशन, डायरेक्शन दोनों की सेम एक्सेलेरेशन और फोर्स की, इसके अलावा इसको m टाइम्स डेल्टा v ओवर डेल्टा t की भी लिख सकते हो, और इवन इसको F इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी लिख सकते हो। फिर फोर्स डिफरेंट तरह की है, मतलब फोर्स एक टाइप की तो नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, हर जगह इसका जो रिलेशन होगा वो डिफरेंट होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं यहां बात करूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का वेट होता है, उसको आप mg से कैलकुलेट करते हो, और इवन अगर अर्थ का मैस गिवन है और उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस गिवन है तो आप इससे भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स का यूनिट हम सब जानते हैं कि न्यूटन है, और न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इसके अलावा सीजीएस सिस्टम में डाइन यूज होता है, और 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के इक्वल होता है। तो ये भी कन्वर्जन आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हमने लेक्चर में फोर्स के इफेक्ट्स पढ़े थे कि फोर्स बॉडी को एक्सेलेरेट करता है, और फोर्स की वजह से बॉडी का पाथ भी चेंज होता है, मतलब बॉडी का पाथ सर्कुलर भी हो सकता है अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री ना हो, तो फिर बॉडी का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, वो सर्कुलर या फिर हेलिकल पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें अपने सिलेबस में डायरेक्टली नहीं मिलती। सिंध की बुक में तो ये डिस्कस होता है, लेकिन बाकी हमें सिलेबस में डायरेक्टली नहीं मिलती। लेकिन हम मैट्रिक में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जरूर पढ़ते हैं। इसका फार्मूला मैं रिवाइज आपको करवाऊंगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स एन, म्यू टाइम्स एन। अब व्हाट इज म्यू हियर? म्यू क्या है यहां पर? म्यू बच्चे हमारे पास होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो डिपेंड करता है सर्फेसिस के दरमियान पे जो आपस में रब हो रही हैं, कि फॉर एग्जांपल टायर रोड के ऊपर, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो रोड का टायर के अकॉर्डिंग होगा, तो ये डिफरेंट होता है। फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। स्टैटिक और काइनेटिक नाम से जाहिर होता है कि बॉडी क्या रेस्ट पर है या बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि जब आपने किसी बॉडी को मूव करवाना होता है तो आपने काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करते बॉडी मूव नहीं करती। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई तब होता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है, और जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाए तो फिर आता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसका सिंबल क्या होता है? उसका सिंबल होता है म्यू के। और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, कौन ग्रेटर है कौन लेसर है? याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक से ज्यादा होती है, क्योंकि स्टैटिक में बॉडी मूव नहीं करती,
काइनेटिक में बॉडी मूव करती है, तो फ्रिक्शन स्टैटिक में ज़्यादा होती है, काइनेटिक में कम होती है। और म्यू की वैल्यू चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, वो हमेशा 1 से लेसर होती है। दूसरी चीज इस फार्मूला के अंदर जो आती है फ्रिक्शन के, वो एन है। एन क्या है? एन बच्चे आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स है। कि जैसे अगर एक बॉडी एक सरफेस पे हो तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होता है, लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइंड हो तो फिर नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैंने एक बात बताई थी आपको कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता, कि जिस जगह बॉडी प्रेजेंट होती है यह हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब आपको 2 एग्जांपल्स देता हूं और यही 2 आपको रिक्वायर्ड है, और ये हम आगे सर्कुलर मोशन में डिस्कस भी करते हैं कि सरफेस स्ट्रेट, सरफेस इंक्लाइंड। अगर सरफेस स्ट्रेट होगी तो स्ट्रेट सरफेस पे मैं नॉर्मल रिएक्शन को ड्रॉ करूं तो वो एग्जैक्टली आपके वेट के ऑपोजिट है। इस वजह से स्ट्रेट सरफेस के ऊपर आप एन की जगह एम जी पुट कर देते हो, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू टाइम्स एम जी। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? म्यू टाइम्स एम जी। तो म्यू गिवन हो, मैस गिवन है, आप फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइंड हो लाइक दिस, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या अब ये हमारी बॉडी के वेट के इक्वल होगा? नो, क्योंकि आप डायग्राम को देख रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन और वेट एक लाइन में नहीं है, तो फिर यहां पर आपको वेट को रिजॉल्व करना पड़ता है। और जब वेट को रिजॉल्व करते हो तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के जिस कंपोनेंट के इक्वल आता है वो एम जी कॉस थीटा। ये आप 2 रिजल्ट याद रख सकते हो। अगर आपको रेजोल्यूशन आती है, आप वेट को रिजॉल्व करो तो आपके पास यहां पर ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट होगा एम जी कोसाइन ऑफ थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बैलेंस हो रहा है, और जो इसके परपेंडिकुलर है वो एम जी साइन थीटा। तो यहां पर एन एम जी कॉस थीटा आएगा और फ्रिक्शन का फार्मूला बन जाएगा म्यू टाइम्स एम जी कॉज ऑफ थीटा। तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन याद रखनी है आप लोगों ने। और फ्रिक्शन की वजह से होने वाला वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नहीं होता। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम का, और हमने लेक्चर में मोमेंटम के डिफरेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे। सिंपलेस्ट से स्टार्ट किया था कि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इनर्शिया इन मोशन, मास टाइम वेलोसिटी। इसी को फिर हम आगे चेंज करते जाते हैं काइनेटिक की फॉर्म में, तो वो आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। फिर पोटेंशियल की फॉर्म में कि अगर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी से आ रही हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर 2 टाइम एम वी इंटू ई। फिर इसी तरह से मोमेंटम का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एंड वेलोसिटी, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी। फिर मैटर वेव्स के लिए मोमेंटम एच ओवर लेमडा जो डी ब्रॉगले से आता है, और फोटॉन के लिए मोमेंटम फोटॉन की एनर्जी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो डिफरेंट केसेस में हम डिफरेंट मोमेंटम के जो फार्मूलाज हैं उनको यूज कर रहे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डेटा गिवन है और उसके मुताबिक आप कौन सा जो फार्मूला है उसको यूज करोगे। मोमेंटम का कोई भी फार्मूला हो, अगर मोमेंटम के हम ऐसा यूनिट की बात करें तो वो सेम है तमाम फार्मूलाज के लिए, वो न्यूटन सेकंड होता है। और न्यूटन सेकंड के अलावा हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो स्पीड वेलोसिटी की होती है। मतलब अगर एक बॉडी हमारे पास सर्कल में मूव कर रही हो तो जैसे हम कहते हैं कि वेलोसिटी सेम नहीं रहती, हमारा मोमेंटम भी सेम नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हर पॉइंट के ऊपर आपके मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, मींस मोमेंटम भी अलोंग द टेंजेंट होता। तो चाहे स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन मोमेंटम की क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि डायरेक्शन डिपेंड वेलोसिटी पे करती है। तो ये बात भी आपको मोमेंटम के हवाले से याद रखनी है। फिर हमने डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ किए थे, और वो ग्राफ सारे के सारे फार्मूला से आते हैं कि जैसे आपको पता है कि मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन डायरेक्ट है, लेकिन अंडर रूट के साथ है। लेकिन अगर आप काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से बनाओगे तो वो स्क्वायर के साथ बनेगा। तो क्या दोनों के ग्राफ की शेप एक जैसी होगी? नो। जब अंडर रूट के साथ ग्राफ बनेगा तो वो डिक्रीजिंग स्लोप का बनेगा, और जब पावर 2 के साथ बनेगा
तो वो इंक्रीजिंग स्लोप का बनेगा। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है कि ग्राफ की शेप आपके फार्मूला पे डिपेंड कर रही होती है। इंपल्स, जब भी किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो इंपल्स प्रोड्यूस होती है। तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है। और मोमेंटम कब चेंज होता है? जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो। तो फोर्स टाइम्स टाइम, वो टाइम जब तक फोर्स अप्लाई हो। तो ये आपके पास इंपल्स का रिलेशन है। इंपल्स मूविंग बॉडी में होता है अगर मूविंग बॉडीज एक्सेलेट करें। अगर मूविंग बॉडीज एक्सेलेट ना कर रही हो तो इंपल्स नहीं होता। सर्कुलर मोशन में एक्सेलेशन होती है, चाहे सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तो दोनों के अंदर इंपल्स भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा कई दफा इंपल्स को कैलकुलेट करने के लिए आप मास टाइम चेंज इन वेलोसिटी इसे यूज करते हो। तो वेलोसिटी का डिफरेंस फाइंड करोगे, मास से मल्टीप्लाई करोगे, इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा। इंपल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट सेम होता है, दैट इज न्यूटन सेकंड एंड इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी के अलॉन्ग होती है, इंपल्स की डायरेक्शन फोर्स के अलॉन्ग होती है। इंपल्स की डायरेक्शन फोर्स के अलॉन्ग होगी, एक्सेलेरेशन के अलॉन्ग होगी, चेंज इन वेलोसिटी के अलॉन्ग होगी। इस फार्मूला m डेल्टा v ओवर डेल्टा t आएगा। तो यहां पर टाइम भी डिवाइड करना है। ग्राफ की बात करते हैं इंपल्स से रिलेटेड। हमारे पास अगर ग्राफ ड्रॉ हुआ हो फोर्स का और टाइम का, फोर्स अलोंग y, टाइम अलोंग x, जो भी ग्राफ की शेप है, चाहे वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है या हमारे पास इंक्लाइंड है, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा दैट इज बेसिकली इंपल्स। अगर आप कैलकुलेट करो एरिया, फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है एंड दैट इज द इंपल्स। और अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे मोमेंटम का और टाइम का तो वो इंपल्स नहीं होता। अगर मोमेंटम अलोंग एक्स हो, वाई हो, टाइम अलोंग एक्स हो, जो भी ग्राफ की शेप बनती है, लेट्स से ग्राफ की शेप इंक्लाइंड बनती है, तो यहां पर एरिया हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। लेकिन अगर हम ग्राफ की स्लोप को कैलकुलेट करें तो वो हमें फोर्स की इंफॉर्मेशन देती है। तो यहां ग्राफ की स्लोप फोर्स के इक्वल है, जो डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल आएगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इंपल्स और मोमेंटम के बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये टॉपिक बेसिक लास्ट टॉपिक से ही रिलेटेड होता है। अगर आपको मोमेंटम और इंपल्स के कॉन्सेप्ट पता है तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें यह बताता है कि अगर कोई भी सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड होगा तो उसके अंदर ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसपे किसी भी तरह की एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। और जब फोर्स अप्लाई नहीं होती तो हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी चेंज नहीं होती। वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, वेलोसिटी चेंज ना हो तो मोमेंटम चेंज नहीं होता। मोमेंटम चेंज ना हो तो इंपल्स नहीं होता। और यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये तमाम बातें आपके पास आती हैं। जब भी आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कोई इक्वेशन लिखनी हो तो आप हमेशा इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो कि जितना मोमेंटम हमारे पास इनिशियल होगा उतना ही मोमेंटम फाइनल होगा। फर्स्ट करो दो बॉडीज हैं, वो मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों की डायरेक्शन राइट है तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एक की वेलोसिटी राइट है और दूसरे की वेलोसिटी लेफ्ट है तो राइट वाले को पॉजिटिव लिखोगे, लेफ्ट वाले को नेगेटिव लिखोगे। तो ये जो वेलोसिटी के साइंस हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस पे आपकी इक्वेशन लिखी जाती है। अगर राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में नेगेटिव। फिर कोलाइड होने के बाद कहां मूव कर रहे हैं? अगर कोलाइड होने के बाद दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी को क्या लिखोगे? पॉजिटिव लिखोगे। लेकिन अगर कोलाइड होने के बाद एक राइट की तरफ जा रहा है, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो राइट वाला पॉजिटिव और लेफ्ट वाला वो नेगेटिव होगा। तो ये चीजें भी आपको ख्याल रखनी है कि इक्वेशन को लिखते हुए इन साइंस का ख्याल रखना है। फिर अगर बॉडीज कंबाइन मूव करें, इकट्ठी मूव करें, तो फिर ये जो वेलोसिटी होती है आपकी आफ्टर द कोलिजन वो सेम होती है। फिर दोनों को v डैश लिख दो और कॉमन लेने के बाद आप कॉमन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर मेन चीज आपकी इक्वेशन है। अगर बॉडी इनिशियली मूव ही नहीं कर रही तो फिर इस इक्वेशन के अंदर जो आपका
इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस इजीली आपके पास सॉल्व हो जाते हैं। फिर रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर हमारा जो फार्मूला आता है वो एक्सेलेशन का आता है कि रॉकेट जब एक्सेलेट करता है तो विद हाइट इंक्रीज करती है एक्सेलेशन, और फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल एम। अब इस फार्मूला के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, इसमें जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ रॉकेट है, जो फ्यूल के बर्न होने से कम होता जाता है, और इसी वजह से रॉकेट की एक्सेलेरेशन इंक्रीज करती है। जो वेलोसिटी है ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ गैसेस है जो बर्न हो रही हैं और कंबस्शन चैम्बर से एग्जॉस्ट हो रही हैं, जिनकी स्पीड 4000 मीटर पर सेकेंड होती है। जो एम है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैस नहीं है, ये मैस फ्लो रेट है। मैस फ्लो रेट मींस ये मैस ओवर टाइम है, कितना फ्यूल कितने टाइम में बर्न होता है, और ए आपके पास यहां पर है रॉकेट की एक्सेलेरेशन। अब इस फार्मूला में आपके पास जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो क्या क्या मिलती है, एक तो ये कि रॉकेट के मैस के डिक्रीज करने की वजह से विद हाइट रॉकेट की एक्सेलेरेशन इंक्रीज करती है। पहली चीज याद रखिएगा कि मैस ऑफ रॉकेट डिक्रीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन इंक्रीज कर रही होती है। वेलोसिटी गैसेस की कितनी होती है, ये 4000 मीटर पर सेकेंड होती है। इस स्पीड से गैसेस इजेक्ट हो रही होती हैं। कितना मैस बर्न हो रहा होता है पर सेकेंड, 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड आपका मैस बर्न हो रहा होता है। और एक और चीज रॉकेट के मैस के हवाले से कि 80% जो रॉकेट का मैस होता है वो बेसिकली मैस ऑफ फ्यूल होता है। इसीलिए जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता जाता है रॉकेट का मैस डिक्रीज हो जाता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये बातें आपने रॉकेट प्रोपल्शन से रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, कि कहीं पर भी अगर आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है और उसके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो ऑब्वियसली उस ऑब्स्टेकल के ऊपर वो वाटर एक फोर्स अप्लाई करेगा। अब ये फोर्स कितनी है जो वाटर अपने फ्लो की वजह से अप्लाई करेगा, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे बेसिक फार्मूला से, और वो क्या है, मैस फ्लो रेट। अगर आपको पता है कि कितना मैस कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से, फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। अगर मैस गिवन नहीं है तो डेंसिटी की फॉर्म में, फिर वॉल्यूम ओवर टाइम गिवन होगा, यहां से भी फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर आपको पाइप का एरिया गिवन हो तो फिर ये फार्मूला डेंसिटी एरिया इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो ये वो फार्मूलाज हैं जिसके थ्रू आप फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो को कैलकुलेट कर सकते हो। इन वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं। पहले फार्मूला के अंदर जो एम ओवर टी है ये मैस फ्लो रेट है, कितना मैस कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, किलोग्राम पर सेकंड में होगा। ये जो ये है ये आपका वॉल्यूम फ्लो रेट है, जिसको फ्लो रेट भी सिर्फ बोलते हैं। इसमें आपका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होगा, कितना पानी का वॉल्यूम कितने टाइम में फ्लो हो रहा है। और इस फार्मूला में ए आपके पास उस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जितना ये ज्यादा ऑब्वियसली उतना पानी भी ज्यादा फ्लो करेगा, उतनी फोर्स अप्लाई भी वो ज्यादा होगी। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा आपने फार्मूला यूज करना है और फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कैलकुलेट हो जाएगी। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड हम जो स्टार्ट करते हैं रिलेशन वो ये कि जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होती है उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन भी होती है। और यहां पर नेगेटिव को अगर आप कॉमन ले लो तो इसको आप नेगेटिव टाइम v1 डैश माइनस v2 डैश भी लिखते हो। और नेगेटिव का यहां जो मतलब होता है वो सेपरेशन होता है। सेपरेशन मतलब बॉडीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कोलाइड करने के बाद ऑब्वियसली यही होता है। इलास्टिक और इन इलास्टिक में डिफरेंस भी आप जानते हो। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इन इलास्टिक रीजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब यहां जो फार्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं वो कोलिजन के बाद के वेलोसिटी के पढ़ते हैं, कि जब कोलिजन हो जाती है तो उसके बाद हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मींस v1 डैश और v2 डैश का फार्मूला। v1 डैश किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ द मैसेस m1 माइनस m2 ओवर
सम ऑफ द मैसेस m1 प्लस m2, और ये मैंने बताया भी था लेक्चर में इस फार्मूला को कैसे याद रखना है, प्लस 2 टाइम्स m2 ओवर m1 प्लस m2. ये है v1 डैश, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन. और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या होती है, उसमें हमारे पास यही फार्मूला रीअरेंज हो जाता है. 2m2 यहां पर आ जाता है 2m1, और नीचे आपके पास क्या आता है m1 प्लस m2, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, v1 से, प्लस, और यहां पर आपके पास क्या आएगा m2 माइनस m1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा m1 प्लस m2, और साथ क्या आ जाएगा v2. तो ये v1 डैश और v2 डैश के फार्मूलाज हैं. फिर इसमें इलास्टिक कोलिजन के अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिससे ये पता चलता है कि क्या हमारी कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है. और किसकी रेशो होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपके पास होती है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन. तो अगर आपको दोनों रिलेटिव वेलोसिटीज की वैल्यूज पता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारे पास क्या कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है. जैसे अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो बिफोर एंड आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी सेम होती है, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 आता है. लेकिन अगर आपकी कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0, क्योंकि बॉडी सेपरेट नहीं होती और वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वो 0 के इक्वल आती है. लास्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन का. और प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमारे जो फार्मूलाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. ऑब्लिक के अलग हैं, हॉरिजॉन्टल के अलग हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे. पहले ऑब्लिक के और फिर उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल के. कुछ कॉमन बातें जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड आपने याद रखनी है वो क्या है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में Fx 0 होता है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन वो 0 के इक्वल होती है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म रहती है, मींस कांस्टेंट रहती है. फिर जो वेलोसिटी फोर्स है y कंपोनेंट वो 0 नहीं होती, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है, जिसकी वजह से एक्सेलेरेशन अलोंग y वो -g, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर वो नेगेटिव आएगा, और इसकी वजह से वेलोसिटी का y कंपोनेंट वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वेलोसिटी का y कंपोनेंट वेरिएबल होता. ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है. इसके अलावा हर वो दो एंगल जिनका सम 90 होता है उस पर रेंज इक्वल होती है. हर वो दो एंगल जिनका सम 90 हो, मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों एंगल्स के ऊपर आपकी जो रेंज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी. इसके अलावा 76 डिग्री या tan इनवर्स 4, ये वो एंगल आपके पास होता है जहां पर आपके पास रेंज और हाइट ये दोनों इक्वल होते हैं. ये भी पॉइंट याद रखने वाला है. इसके अलावा 15 डिग्री और इसके अलावा 75 डिग्री, क्योंकि 15 और 75 इन दोनों के ऊपर आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. इसके ऊपर जो रेंज होती है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है. तो 15 डिग्री हो या 75 डिग्री हो, इस पे रेंज और मैक्सिमम रेंज के क्या होगी, ये हाफ के इक्वल होगी. इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो टोटल एक्सेलेरेशन है, जो नेट एक्सेलेरेशन है वो कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज इक्वल टू g. नेट एक्सेलेरेशन वो कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू g, वो चेंज नहीं होती, और ये पॉजिटिव g होती है, ये नेगेटिव g नहीं होती. तो ये बातें कुछ मेन पॉइंट्स आपके, इनको याद रखें. बाकी फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज का आपको आइडिया हो तो आप इजीली प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को कर लेते हो. जैसे ऑब्लिक के लिए सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला मैं लिखता हूं कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्म रहता है vi x के, और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होता है vf y वो vi y माइनस gt के इक्वल होता है.
अगर आपको ये दोनों वैल्यूज पता है तो आप फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकते हो, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हो उस पॉइंट के ऊपर, tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये आपके पास पहला फार्मूला ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। फिर अगर आपने पोजीशन को कैलकुलेट करना, अगर आपने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में पोजीशन को कैलकुलेट करना है तो x के लिए फार्मूला आता है वी आई एक्स इंटू टी, और जो y के लिए आपके पास आता है वो क्या आता है, वी आई वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये आपके पास पोजीशन के रिलेशन है x और y, और इसी दो को यूज करते हुए हम पैराबोलिक इक्वेशन बनाते हैं जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है। और जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट उसको लिखूंगा x tan थीटा, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर ओवर वी आई स्क्वेयर कॉस थीटा। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की किसकी इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री की, पाथ की। और पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, पैराबोलिक। नेक्स्ट वन, हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, टाइम और रेंज का फार्मूला। हाइट का फार्मूला वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g, इसको वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर ओवर 2g भी लिखा जा सकता है। टाइम का फार्मूला 2 टाइम वी आई साइन थीटा ओवर g, और ये टोटल टाइम है। अगर आपको हाफ टाइम चाहिए हो मैक्सिमम हाइट तक, इसी को डिवाइड कर दो 2 से। और थर्ड वन, रेंज के लिए वी आई स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय जी। ये आपके पास रेंज का फार्मूला। फिर इनके आपस में हमारे पास रिलेशनशिप भी थे, जैसे हाइट और टाइम का आपस में क्या रिलेशन होता है कि अगर आपको टाइम गिवन हो और आपने हाइट कैलकुलेट करनी हो तो वो था h इज इक्वल टू टी स्क्वेयर जी डिवाइड बाय 8। तो ये शॉर्टकट यूज होता है जब कोई एंगल, कोई वेलोसिटी गिवन ना हो, सिर्फ टाइम गिवन हो और आपने हाइट को कैलकुलेट करना हो। और फिर एक और शॉर्टकट था जो आपके पास किससे रिलेटेड था, हाइट और रेंज से रिलेटेड, और वो क्या था, r टाइम्स tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। तो ये शॉर्टकट आपको हेल्प करते हैं कई क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करने में। r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट, और इसी को हम जब मैक्सिमम रेंज की फॉर्म में लिखते हैं तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाइट। तो ये शॉर्टकट आपने हाइट टाइम के और रेंज और हाइट के याद रखने हैं। इसके अलावा हमने काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और पोटेंशियल एनर्जी के शॉर्टकट्स को लिखा था कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को और मोमेंटम को कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या फार्मूला था, काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है एट मैक्सिमम हाइट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आपने मोमेंटम को कैलकुलेट करना है तो उसका आपके पास था इनिशियल मोमेंटम टाइम्स कॉज ऑफ थीटा। तो ये 3 शॉर्टकट्स हमने मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड पढ़े थे। तो ये ऑब्लिक के मेन फार्मूलाज हैं जिनको आप याद रखोगे। और लास्ट, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी बॉडी को एक हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए तो तब हमारे पास क्या रिलेशन होते हैं। हॉरिजॉन्टल के फार्मूलाज और ऑब्लिक के फार्मूलाज सेम नहीं होते क्योंकि दोनों आपके पास डिफरेंट है, केसेस डिफरेंट है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है क्योंकि बॉडी को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हैं, और जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट होता है इनिशियल, वो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होता है। रीज़न, क्योंकि हमारा इनिशियल एंगल 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसके फार्मूलाज बहुत आसान है और डायरेक्टली हम कैलकुलेट करते हैं इसको। जैसे हाइट हाफ टाइम जी टी स्क्वायर, कि अगर आपको टोटल टाइम गिवन हो फ्लाइट का तो हाइट कैलकुलेट हो सकती है।
इसी को रीअरेंज करके टाइम आता है कि अगर आपको हाइट गिवन हो तो आप टोटल टाइम को फाइंड कर सकते हो, और ये दोनों कहाँ से आए, ये आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आए। फिर रेंज को कैलकुलेट करना हो तो रेंज के लिए आपने इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसको आपने टोटल टाइम से s इज इक्वल टू वी टी मल्टीप्लाई करें तो आपकी रेंज कैलकुलेट हो जाती है। तो ये तीन फार्मूलाज तो सिंपल है। फिर वेलोसिटी के फार्मूला और आपके पास इसके अलावा पोजीशन का फार्मूला वो सिमिलर है ऑब्लिक वाले, कि अगर आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट तो फाइंड नहीं करना पड़ता क्योंकि वो इनिशियल के इक्वल रहता है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म होता है। तो मेन चीज आपके पास जो कैलकुलेट करने वाली होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास y कंपोनेंट होता है, और उसको भी आप फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करोगे। वी आई वाई जीरो है तो वी एफ वाई माइनस जी टी के इक्वल आता है। ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी के फार्मूलाज हैं। और अगर आपको एंगल चाहिए तो एंगल के लिए अगर आपके पास x और y कंपोनेंट है तो आप tan इनवर्स लोगे, y को x से डिवाइड कर दोगे तो एंगल विद x एक्सिस आपका फाइंड हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अलावा जो दूसरी चीज हम कैलकुलेट करते हैं वो पोजीशन करते हैं, कि बॉडी जिस जगह प्रेजेंट है उसकी पोजीशन मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है। और पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं, और सेकंड इक्वेशन से x वी आई एक्स इंटू टी यानी वी आई टी, और जो y आपके पास आता है उसमें वी आई वाई जीरो है और ये माइनस हाफ जी टी स्केयर के इक्वल आता है। तो ये आपके पास x और y की वैल्यूज हैं जो बेसिकली क्या बता रही हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की पोजीशन की वैल्यूज की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो ये बच्चे आपके पास ओवरऑल फोर्स एंड मोशन के फार्मूलाज उनसे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन है। आई होप आपका यूनिट इससे रिवाइज हुआ होगा।